हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की जो पर्टिकुलर सीरीज चली थी, जिसके अंदर हमारी यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 मैंने स्टार्ट कर दिया था। आज उसका हम पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से आगे पार्ट 1 देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर सीरीज आपके बीकॉम सेमेस्टर 5 और जहां जहां एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आती है, मान लीजिए ऑनर्स में आती है, किसी भी आगे फ्यूचर में किसी सेमेस्टर में आती है, तो हर जगह एप्लीकेबल होगी, आपको बहुत बेनिफिट देगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये पर्टिकुलर सीरीज का पार्ट 2। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। पिछली वीडियो में हम लास्ट टॉपिक जाना था फीचर, अब जानते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहली बात कि कैसा होता है ये हार्ड वर्क। अब भाई बंदा बिजनेस शुरू कर रहा है तो बिजनेस ऐसा तो नहीं कि बस एक दुकान खोल दी, उसमें सामान भर दिया, मस्त अंदर लेट गए और अपने आप चल रहा है। नहीं, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अगर आप काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल कैसे होगा। ये बात दोस्तों सिर्फ बिजनेस पे लागू नहीं होती, आप किसी फील्ड में आप जॉब करते हैं, ठीक है, अगर आप जॉब करते हैं, बच्चे पढ़ाते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो आपको हार्ड वर्क चाहिए। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी, है ना। अगला, डिजायर फॉर द हाई अचीवमेंट। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा क्या सोचता है कि हायर अचीवमेंट चाहिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट उसे अचीव करनी है। मतलब जो उसके गोल होते हैं उन्हें जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से अचीव करना होता है। अब एक एंटरप्रेन्योर गोल दोस्तों प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो होता है, लेकिन समाज में एक अच्छी छवि बने, उसकी सोशल वेलफेयर भी हो, ये भी उसका गोल होता है। अगर आपने बिजनेस स्टडी पढ़ी होगी 12th में, वैसे कॉमर्स में तो शायद पढ़ी होगी, कि उसके अंदर एक बिजनेस के 3 मेन ऑब्जेक्टिव होते थे। आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। तो तीनों ऑब्जेक्टिव को एक एंटरप्रेन्योर को अपना अचीव करना होता है अगर उसे बिजनेस सक्सेस करना है, ठीक है। अगला, हाईली ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? आशावादी, कि आशा नहीं छोड़नी होती, होप नहीं छोड़ना होता। भैया देखिए, रिस्क, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एंटरप्रेन्योर को रिस्क तो झेलना पड़ेगा। तो अगर रिस्क तो आते रहेंगे, उसे हमेशा अपनी आशा जगाए रखनी है, आशावादी रहना है कि रिस्क आएगा लेकिन फ्यूचर में प्रॉफिट भी मिलेगा, है ना। आगे देखिए, इंडिपेंडेंट, की जो बंदे होते हैं ना एंटरप्रेन्योर, ये बहुत इंडिपेंडेंट होता है। ये अपनी ही बात पे चलते हैं, अपने ही रूल्स पे चलते हैं, किसी और के रूल्स पे नहीं चलते। ये अपने रूल्स बनाते हैं, अपने रेगुलेशन बनाते हैं, क्योंकि अपना खुद का बिजनेस है, किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, तो अपने खुद का रूल्स होगा, आपके खुद के रेगुलेशन होंगे, उन्हीं को फॉलो करना है, उन्हीं के दम पे आगे बढ़ना है। अगला पॉइंट है फोरसाइट। फोरसाइट मतलब नजरिया। इनका जो नजरिया होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि दिक्कत तो हर बिजनेस में आती है, आपको कैसे उसे ओवरकम करना है, उससे बाहर निकलना है, यही आपका नजरिया होना चाहिए। कि अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम के साथ उसका सॉल्यूशन भी आपको देखना है ना। अगला, गुड ऑर्गेनाइजर। कि एक ऑर्गेनाइजर अच्छा होता है, कि भाई देखिए, अब बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए सामान चाहिए, है ना, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, उन सबका ऑर्गेनाइज कौन करेगा? एक एंटरप्रेन्योर करेगा जिसका अपना बिजनेस है। तो उसे गुड ऑर्गेनाइजर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये उसकी क्वालिटी है। अगर उसका बिजनेस सक्सेस हो रहा है तो इसका मतलब वह गुड ऑर्गेनाइजर है, उसने अपने सारे रिसोर्सेज को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रखा है, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्स हो, चाहे उसके पर्सनल रिसोर्स है, ठीक है। आगे बात करें, आखिरी पॉइंट, इनोवेटिव। कि इनोवेटिव होना तो बहुत ही जरूरी है आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। कि अगर आप इनोवेटिव नहीं है तो आपका बिजनेस चल नहीं पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर आप भी, एक आपने शायद बिजनेस स्टडी में 12th क्लास में रूल पढ़ा हो, साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर था कि साइंस बट नॉट रूल ऑफ थंब। कि आपको अपने बिजनेस में साइंस अप्लाई करनी है, रूल ऑफ थंब नहीं। रूल ऑफ थंब जानते हो भाई, समझ लेते हैं। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि जो आपसे पहले जो उस फील्ड में बिजनेस कर रहे थे, जो वो टेक्निक यूज कर रहे, आप भी उसी को यूज कर रहे हो। मतलब रूल ऑफ थंब की, उसने अंगूठा लगाया तो आपने भी अंगूठा लगाया, आपने सिग्नेचर करना नहीं चाहा। कि मतलब पुरानी बातों को छोड़िए, पुरानी नीतियों को छोड़िए, नई नीतियां अपनाइए, नई पॉलिसी अपनाइए, नई टेक्निक लाइए, है ना। पहले काम हाथों के द्वारा होता था, लोग करते थे, अब मशीन आ गई है, तो अब मशीनों का दौर है। तो आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा, इनोवेटिव तरीके से सोचना पड़ेगा, जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो सकेगा। तो ये हमने बात कर ली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो है फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। कि एंटरप्रेन्योर के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, जानते हैं। पहला, आइडेंटिफाइंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। कि एंटरप्रेन्योर को अपनी अपॉर्चुनिटी का पता होना चाहिए। दोस्तों, अपॉर्चुनिटी हमारे पास हर टाइम होती है, लेकिन 2 लोग होते हैं, एक नॉर्मल पर्सन और एक एंटरप्रेन्योर। दोस्तों, नॉर्मल पर्सन को पता ही नहीं चलता कौन सी अपॉर्चुनिटी, क्या अपॉर्चुनिटी, लेकिन जिसका दिमाग एक एंटरप्रेन्योर का दिमाग होता है,
वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना जानता है, पकड़ना जानता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोरोना आया, कोरोना के टाइम आपने देखा होगा कि सारे बिजनेस ठप हो गए थे। सबसे ज़्यादा जो नीड थी वो किसकी थी? मेडिकल की थी, दवाइयों की थी, और दवाइयों की शॉप खुली हुई थी, है ना। उस टाइम बहुत लोगों ने अपना दवाई का बिजनेस, जो लोग बी फार्मा डी फार्मा करके बैठे थे, अपना मेडिकल खोला। उससे क्या हुआ? लोगों की हेल्प भी हुई, ठीक है, दवाइयों से लोगों की हेल्प भी हुई और उनकी खुद की ग्रोथ भी हुई। तो उनने क्या करा? उनने कहते हैं ना, थ्रेट और अपॉर्चुनिटी, कि थ्रेट को अपॉर्चुनिटी बनाना सीखी है। कि थ्रेट थी लोगों के लिए, लेकिन उस थ्रेट में एक एंटरप्रेन्योर बंदा आया जिसने उस थ्रेट को अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाई, कि लोगों का वेलफेयर भी, क्या दवाइयाँ देके लोगों का वेलफेयर भी हुआ और खुद की ग्रोथ भी हुई, ठीक है। तो आपको अपनी अपॉर्चुनिटी पता होनी चाहिए। दूसरा, फिर टर्निंग आइडियाज इनटू एक्शन, की आपके आइडियाज है उनको एक्शन में लाने का वक्त आ गया है। कि आपके दिमाग में जो आइडियाज तो होते हैं, ठीक है, बहुत लोग उस आइडियाज को अंदर ही रखते हैं, कभी एक्चुअल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। लेकिन जो बंदे एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर माइंड सेट होता है इनका, वो दूसरे बंदों से अलग क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए, नॉर्मल बंदे के दिमाग में आइडिया है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है उसे नहीं पता। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वाला बंदा है, उसके दिमाग में जो आइडिया उसे तुरंत एग्जीक्यूट करना वो जानता है। तो जो आपके दिमाग में आइडिया उसे एग्जीक्यूट करना आपको आना चाहिए। उसके बाद फीजिबिलिटी स्टडी, कि अब आपको मार्केट का स्टडी करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि मार्केट में जो प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं, जो आप मार्केट में सर्व करना चाहते हैं, क्या डिमांड है उसकी, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे उस प्रोडक्ट की तरफ, क्या लेंगे नहीं लेंगे, कि क्या लोगों का रिएक्शन होगा। आपको ये सब पता लगाना पड़ता है मार्केट में उतरने से पहले। आप समझिए बात को, जैसे आपने सोचा कि भैया आप जो दुकान खोलेंगे ना मार्केट के अंदर, आप वो दुकान खोलेंगे मान लीजिए गारमेंट्स की, ठीक है। लेकिन जैसे आप अपने एरिया की मार्केट में गए, आपने देखा कि आपकी जैसी गारमेंट्स की कितनी सारी दुकानें हैं, क्या कितनी सारी दुकानें, तो कंपटीशन कैसा है, टफ। और आप देख रहे हैं कि दुकानें तो बहुत सारी है, लेकिन लोग यहाँ से ले भी नहीं रहे। क्यों? लोग बाहर से लेने जा रहे हैं। लोग यहाँ से क्यों नहीं ले रहे? कि क्या पता यहाँ की क्वालिटी डाउन हो, है ना। आपने कहा कि कंपटीशन टफ है, लेकिन लोग यहाँ ले क्यों नहीं रहे? क्योंकि यहाँ पे हो सकता है क्वालिटी डाउन हो। तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो पहले क्वालिटी को जो आप लाएंगे उसकी क्वालिटी अच्छी लाएं, जो सेम बिक रही है वैसी ना लाएं, क्वालिटी इंक्रीज करके लाएं, तो लोग आपके पास आ सकते हैं, कस्टमर आपके पास आ सकते हैं, है ना। ये आप काम कर सकते हैं। या आप काम कर सकते हैं कि आप जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं उनको सप्लाई कीजिए। उनको लेने आना पड़ता है ना, आप काम किए क्या करें कि बाहर से माल लाकर उन्हें सप्लाई कीजिए, है ना। यह काम आप कर सकते हैं। तो आपको पहले मार्केट की फिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि क्या लोग चाहते हैं, ठीक है। अगला, रिसोर्सिंग। अब आपको अपने बिजनेस के लिए क्या करना पड़ेगा? रिसोर्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। क्या रिसोर्स? कि आपको मान लीजिए जिस चीज़ का भी बिजनेस करना है उसके लिए जो भी रिसोर्स सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बिजनेस करना है मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इलेक्ट्रॉनिक के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज है कि मैं सामान कहाँ से लेके आऊँगा, ठीक, लेबर चाहिए, जगह चाहिए, है ना, बहुत सारे पेपर वर्क करने पड़ेंगे। तो सारे रिसोर्स मुझे इकट्ठे करने पड़ेंगे। सबसे पहला रिसोर्स क्या होता है? पैसा, फाइनेंस, है ना, उसकी जुगाड़ करनी पड़ेगी। अगला, सेटिंग अप ऑफ द एंटरप्राइज। अब आप क्या कर दीजिए, अब आप अपना एंटरप्राइज सेटअप कर दीजिए। सबसे पहले आपने क्या किया? देखिए, सबसे पहले आपने अपना एक आइडिया सोचा कि आपको करना क्या है। फिर आपने उस आइडिया को क्या करा? कन्वर्ट कर दिया एक्चुअल एक्शन में। उसके बाद आपने मान लीजिए गुड सोच लिया कि वो ये बनाना है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपने सोचा कि भैया, आपने दिमाग लगाया कि पेन के मार्केट में बहुत प्रॉफिट है, कि पेन मान लीजिए बंद 2 रुपये का जाता है, उसमें लोग 3 रुपये का प्रॉफिट लगाते हैं, 5 का बेचते हैं। आपने कहा ठीक है भैया, आपने सोचा क्या, ठीक है मैं क्या बनाऊंगा? मैं पेन ही बनाऊंगा। क्या? पेन बनाऊंगा। पहला पॉइंट क्लियर। अगला, टर्निंग आइडिया इनटू एक्शन। अब आपने पेन बनाने के लिए शुरू कर लिया, ठीक है। शुरू कर लिया मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि मैं पेन ही बनाना है। मान लीजिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन थे। आपने कहा रजिस्टर बना सकता हूँ मैं, पेन बना सकता हूँ मैं, रजिस्टर बना सकता हूँ। आपने दोनों में से क्या चूज करा? पेन को चूज करा। उसके बाद अब आपको पेन बनाना है, आपको अपने आइडिया को एक्शन में कन्वर्ट करना है। लेकिन उससे पहले आपने कहा पहले मार्केट चेक तो कर लूँ कि क्या पेन बिकेगा कि नहीं बिकेगा। क्या मान लीजिए मैं पेन बेचना चाह रहा हूँ 5 का, लेकिन सेम ऐसी क्वालिटी का पेन पहले मार्केट में 4 का बिक रहा हो, तो लोग मेरा पेन क्यों लेंगे? सही बात है ना। ये सब पता करना पड़ेगा आपको। उसके बाद रिसोर्सिंग। आप देखा कि आप ठीक है मेरा पेन बिक जाएगा, चलो रिसोर्स इकट्ठे करते हैं। जगह, पैसा, सबसे पहले पैसा, फिर जगह, फिर लेबर, फिर मशीन, फिर टेक्नोलॉजी, फिर कच्चा माल, है ना, और तो रॉ मटेरियल। आपको सारी चीजें इकट्ठी करनी पड़ेंगी। उसके बाद सेटिंग अप ऑफ द एंटरप्राइज। अब आपने आपकी एंटरप्राइज खोली, जमीन ली, मशीनरी ली, लोग लगाया, काम शुरू करा, धंधा स्टार्ट कर दिया, ठीक। अगला पॉइंट, मैनेजिंग द एंटरप्राइज। अब आपकी एंटरप्राइज बढ़िया से चलने लगी तो क्या छोड़ दोगे? नहीं, अब उसे मैनेज करोगे। मैनेज मतलब काम देखोगे कि काम सही से हो रहा है, अच्छे से हो रहा है कि अच्छे से नहीं हो रहा।
ठीक है। अगला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब काम अच्छे से देखने का मतलब ये नहीं कि जैसा चल रहा तो ग्रोथ करो, डेवलप करो हर चीज़ को। अगर आप एक ही मान लीजिए आपने देखा कि मुझे प्रॉफिट सही मिल रहा है, 5 रुपये के पेन में प्रॉफिट सही मिल रहा है, तो आप 5 का ही व्यक्ति रहोगे जिंदगी भर, और नई चीज़ ऐड करो, 10 वाला पेन लाओ, 15 वाला लाओ, मतलब ग्रोथ करो, डेवलप करो अपने बिजनेस को, एक्सपैंड करो धीरे धीरे, है ना। ऐसे आपको क्या होगा, बिजनेस को ग्रोथ होगी, सक्सेस मिलने के संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो भैया ये क्या था, ये फंक्शन थे एंटरप्रेन्योर के। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो है क्वालिटीज ऑफ अ एंटरप्रेन्योर। दोस्तों क्या क्वालिटीज होती है एंटरप्रेन्योर की, जो एक एंटरप्रेन्योर को एक नॉर्मल बंदे से अलग करता है, डिफरेंट करता है। दोस्तों देखिए, सबसे पहली क्वालिटी होती है उसका कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास, कि उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि वो जो कर रहा है ना वो सही कर रहा है, अच्छे तरीके से कर रहा है, और वो काम में उसे सफलता मिलेगी। दोस्तों देखिए, आइडिया सबके दिमाग में आते हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन सबके पास एक जैसा ही है, आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में, हर किसी के दिमाग में। लेकिन जो उस आइडिया को सही से एग्जीक्यूट कर देता है, उसको इम्प्लीमेंट कर देता है, वही कहलाता है क्या, आपका एंटरप्रेन्योर। ठीक है। तो अपने हर काम, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए। लोग जो कह रहे हैं उसको अवॉइड कीजिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और आगे बढ़ते रहिए। अगला पॉइंट होता है क्लियर परसेप्शन। ये इसका परसेप्शन क्लियर होता है, इसका विजन क्लियर होता है कि क्या करना है, किस डायरेक्शन में करना है, कैसे करना है, हर चीज की क्लियर होती है, इसलिए भटकता नहीं है। अगला पॉइंट है रिस्क बेयरिंग एबिलिटी। भैया देखो, एंटरप्रेन्योर दूसरे बंदे से अलग कैसे बनता है, क्योंकि उसके अंदर एक पावर होती है, कह सकते हैं आप, क्या, रिस्क बेयरिंग, कि वो रिस्क या जोखिम झेलने से नहीं डरता, जोखिम उठाने से नहीं डरता। आम आदमी बिजनेस मोस्टली लोग क्यों नहीं करते, इसलिए क्या, रिस्क होगा यार, पैसा डूब जाएगा। लेकिन भैया पैसा अगर नहीं डूबा तो प्रॉफिट होगा, है ना। कि आप यहाँ तक देख रहे हैं कि रिस्क होगा, लेकिन इसके पीछे का नहीं देख रहे कि अगर ये रिस्क नहीं हुआ, इस रिस्क को साइड, यहाँ देखिए, आप यहाँ तक का देख रहे हैं कि रिस्क होगा, लेकिन इसके पीछे का नहीं देख रहे। अगर इस रिस्क को मैं साइड कर दूं तो पीछे जो है वो है आपका प्रॉफिट, आपका लाभ। तो इस दीवार को हटाइए, ये दीवार को मत देखिए, आप पीछे का देखिए। अगर दीवार आ भी गई बीच में दोस्तों, तो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी, है ना। आगे देखिए, टीम बिल्डिंग कैपेसिटी। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या होती है, टीम बिल्डिंग कैपेसिटी होती है। वो एक अच्छी टीम बिल्ड कर सकता है, एक अच्छी टीम का निर्माण कर सकता है, जो उसके साथ साथ चलेगी, उसके नक्शे कदम पे या उसके कहने पे, है ना। अगला पॉइंट देखिए, टाइम कंसिस्टेंस एंड टाइम प्लानिंग। कि टाइम प्लानिंग अच्छी करता है, कि इसे पता है कि अपने टाइम की वैल्यू क्या है, कि कहाँ कितना टाइम लगाना है, कहाँ कितना टाइम बचाना है। अगर टाइम प्लानिंग आप सीख गए दोस्तों, तो आपका जिंदगी में बहुत सारी समस्या तो ऐसे ही हल हो जाएंगी, कि अगर आप टाइम प्लानिंग सीख गए। अगला पॉइंट, इंटरपर्सनल रिलेशन। एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपने रिलेशन को अच्छा बनाता है, हार्मोनियस बनाता है औरों के साथ, अदर पार्टीज के साथ। दोस्तों देखिए, आपका बिजनेस है, अगर आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, तो सबसे पहले आपको ही बाहर निकलना पड़ेगा, आपको ही लोगों को बताना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट क्यों लोगों को लेना चाहिए, आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से क्यों डिफरेंट है ना। तो आपको लोगों के साथ कैसा होना पड़ेगा, हार्मोनियस, अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा, हेल्दी रिलेशन बनाना पड़ेगा। अगला देखिए, कम्युनिकेशन स्किल। क्या, इसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, लोगों से बात करने का तरीका अच्छा होता है, तभी तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, तभी तो इसके बिजनेस की तरफ आते हैं, इसका प्रोडक्ट लेते हैं। देखते हैं ना कि मान लीजिए आप किसी की शॉप पे गए, ठीक है, वो आलसी इंसान बैठा हुआ है, आपने कहा भैया कपड़े दिखा दो, वो आया तो देख लो, वो ना आपको बता रहा है कि भैया इस शर्ट की क्या क्वालिटी है, कितने की है, कौन सा फैब्रिक है इसके अंदर, तो आपको लेने का मन करेगा नहीं। जब वो आया, खाली से रख दिया आपके सामने, आप लेने लो, मतलब नहीं लेने तो लो, मतलब मत लो, वरना मत लो। तो अब लोगे नहीं लोगे। लेकिन एक बंदा है जो आया, वो आपको क्वालिटी पे क्वालिटी गिनाया जा रहा है, क्यों कह रहा है बहन जी ले लीजिए, बहुत बढ़िया कलर उतरेगा, ये नहीं, ये फैब्रिक है, ये है, तो आपको वो हर एक डिटेल्स बता रहा है, तो आप ले सकते हैं, है ना। तो कम्युनिकेशन इसकी अच्छी होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर की। आगे देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड। मैंने बताया दोस्तों कि पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ही जरूरी है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, और एंटरप्रेन्योर के लिए नहीं, आपके लिए, मेरे लिए, हर एक बंदे के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड से आपकी पॉजिटिव बिलीविंग होगी, पॉजिटिव बिलीविंग से आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होगी, सोच होगी, और पॉजिटिव थिंकिंग से आपका पॉजिटिव एक्शन होगा, और पॉजिटिव एक्शन से आपका पॉजिटिव रिजल्ट होगा। कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, है ना। अगला पॉइंट देखें, लीडरशिप। कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। लीडर, दोस्तों लीडर कौन होता है, एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी बात से सामने वाले को इस तरह से प्रभावित कर दे कि जो लीडर करवाना चाहता है सामने वाला बंदा वही करे। आप देखते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, कि ऐसे भाषण देते हैं कि सामने वाला इनकी बातों में आ जाता है ना। तो अच्छी लीडर की क्वालिटी क्या है,
कि जो वो कराना चाहता है सामने वाला वही करे, वो कुछ ऐसे उन्हें उनके ऊपर अपना इफेक्ट डाले, प्रभाव डाले। ठीक है। इनोवेटिवनेस, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। कि एंटरप्रेन्योर क्यों एंटरप्रेन्योर कहलाता है, क्यों? क्योंकि उसका दिमाग इनोवेटिव होता है, क्रिएटिव होता है, वो नई चीज लाना चाहता है, वो मार्केट में कुछ नया लाना चाहता है, सोसाइटी को कुछ नया देना चाहता है ना। आगे गोल सेटिंग की, इसका गोल जो होता है वो दूसरों से अलग होता है, दूसरों की बातों में आके अपने गोल को सेट नहीं करता, ये अपने गोल को सेट करता है अपने सारे रिसोर्सेज को देख के, इस पर कितना रिसोर्स है, कितना टाइम है, कैसे कैसे कर सकता है ना। दोस्तों ये थे इसके क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दोस्तों बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी, कि एंटरप्रेन्योरशिप और सोसाइटी या समाज। दोस्तों देखिए ये एंटरप्रेन्योर समाज को कितने सारे बेनिफिट देता है आपको पता ही है। देखिए एंटरप्रेन्योर जो अपने दुकान खोलता है, अपना बिजनेस खोलता है, कहाँ खोलता है? सोसाइटी में खोलता है, तो लोगों को कितना सारा बेनिफिट देता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, ठीक है, लोगों को सोसाइटी वेलफेयर करता है, सोशल वेलफेयर करता है, ठीक है, लोगों को अच्छा गुड्स देता है, ठीक है, कम प्राइस पे देता है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारा बेनिफिट प्रोवाइड करता है एंटरप्रेन्योर सोसाइटी को, ठीक है। इसके अलावा तो देख सकते हैं। अगला देखिए रेलिवेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडियन सोसाइटी, क्या इंडियन सोसाइटी में क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या रेलिवेंस है एक एंटरप्रेन्योर के। देखिए सबसे पहला इनोवेशन। इनोवेशन में आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि एक एंटरप्रेन्योर दूसरे बंदों से अलग क्यों? क्योंकि वो इनोवेटिव तरीके से सोचता है, क्रिएटिविटी लाता है अपने काम के अंदर, लोगों को नई चीज प्रोवाइड करता है कुछ नए तरीके से, है ना। अगला देखिए क्रिएटिंग एंड शेयरिंग वेल्थ, कि वेल्थ को शेयर करता है। वेल्थ को शेयर मतलब कि लोगों ने कुछ कर दिया, मतलब होता है ना कि जैसे कि आपको बताऊं एग्जांपल दूं, टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप के अंदर क्या होता है, जो लोग काम करते हैं, मोस्टली जो लोग काम करते हैं उनको जो बहुत साल काम करते हो जाता है उन्हें पेंशन भी दे देती है, पेंशन दी जाती है, या डेथ हो जाती है तो प्राइवेट कंपनियां उन्हें कुछ, मान लीजिए उनके वर्कर की डेथ हो गई काम करते करते किसी कारणवश, तो उनको कुछ पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाती है उनकी फैमिली को, है ना। ये भी एक सोसाइटी वेलफेयर है। अगला जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ा काम क्या करता है कोई बिजनेस? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कि रोजगार देता है। सोसाइटी के लोगों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, है ना। कि अगर 2 रोटी आप खा रहे हो तो 1-2 रोटी वो भी खाए बेचारे, है ना, तो उनको रोजगार प्रोवाइड करवाता है। दूसरा बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, की रीजनल डेवलपमेंट करता है, कि जिस रीजन में वो है उसका डेवलपमेंट करता है। मान लीजिए मैंने बिजनेस दिल्ली के अंदर खोला, अब मान लीजिए मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है, तो मैंने कम से कम मान लीजिए 50-100 लोगों को काम दिया, तो वो लोग क्या एक ही गली से आ रहे हैं? नहीं, अलग अलग जगह से आ रहे हैं, तो अलग अलग जगह रीजनल का क्या करा? डेवलपमेंट किया, अलग अलग रीजन में क्या करा? विकास किया। वो लोग आएंगे या काम करेंगे, उन्हें पैसे दूंगा तो उनके घर का विकास होगा, है ना। अगला देखो जीडीपी एंड पर कैपिटल इनकम। एक बिजनेस सबसे ज्यादा कहाँ सहायता प्रोवाइड करता है? अपने देश की जीडीपी और पर कैपिटल इनकम के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इंट्राप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हमने अब तक 2 पार्ट पढ़े। हमने सब पढ़ा किसके बारे में? एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो इसके बारे में तो आपको बताने की नीड ही नहीं है, आपको दोनों पार्ट में इसके बारे में ही बताया। हाँ, इंट्राप्रेन्योरशिप क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों देखो इंट्राप्रेन्योरशिप भी एक बंदा होता है जो एंटरप्रेन्योर की तरह ही होता है, लेकिन ये इसका कोई अपना खुद का बिजनेस नहीं होता, ना इसकी कोई खुद की अपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये दूसरे बिजनेस के अंडर काम करता है, दूसरे कंपनी के अंदर काम करता है। कैसे? देखिए जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं एक कंपनी के अंदर काम करता हूँ, लेकिन अब देखिए मेरा दिमाग है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है। मान लीजिए मेरे पे इतना पैसा नहीं है कि मैं अपना बिजनेस शुरू कर पाऊँ, तो मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन मैं वहाँ के जो बॉस है, वहाँ के जो मेरे सुपीरियर है, उनको नए नए आइडिया बताता रहता हूँ कि सर अगर हम ऐसा करेंगे ना तुम्हारी सेल्स बढ़ जाएगी, अगर हम ऐसा करेंगे तो लेबर टर्नओवर रेट कम होगी, लोग कम जॉब छोड़ के आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वहाँ पर लोगों को, अपने बॉस को नए नए आइडिया देता रहता हूँ, नए नए इनोवेटिव तरीके बताता रहता हूँ काम करने के, जिससे हमारी कंपनी जल्दी ग्रो हो। कंपनी ग्रो होगी और मेरे आइडिया से ग्रो होगी तो मुझे भी कुछ प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, या मेरी भी सैलरी बढ़ेगी, या मुझे भी बोनस मिलेगा। तो इंट्राप्रेन्योर वो होता है जो किसी दूसरी कंपनी के अंदर काम करता है, लेकिन उसका जो माइंड सेट होता है वो पूरा एंटरप्रेन्योर वाला होता है। वो भी क्रिएटिव तरीके से सोचता है, वो भी इनोवेटिव तरीके से सोचता है। तो ठीक है, आपकी बुक के अंदर इसका डिफरेंस दे रखा है, आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने खत्म किया अपना चैप्टर जो था हमारा एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। दोस्तों पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है, आप दोनों वीडियो अच्छे से देख लेना। उसके बाद जब आप अपनी बुक रीड करेंगे ना तो आपको लगेगा सब आता है भाई, है ना। तो एक बार दोनों वीडियो अच्छे से देख लेना, फिर अपनी बुक रीड करना, या आपको जो भी टेन है उसे पढ़ना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे अपने डाउट पूछ सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आपने अगर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।